नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया दंगल का। चीन का संकट बरकरार है, लेकिन देश के भीतर इसे लेकर सियासी जंग बढ़ती जा रही है। आज बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिना नाम लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने सियासत के राजवंश की बात की और कहा कि एक नकार दिया गया राजवंश कभी संपूर्ण विपक्ष के बराबर नहीं हो सकता। नड्डा ने आज एक बड़ा आरोप भी लगा दिया और कहा कि कांग्रेस सियाचिन ग्लेशियर भी दे देना चाहती थी, वो तो सेना ने सियाचिन को बचा लिया। और इसके बाद से राजनीतिक घमासान और ज्यादा तेज हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी में तलवारें खिंच गई हैं और सवाल यह उठने लगा है कि आज चीन पर सरकार वर्सेस परिवार हो गया, वाकई जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है। तो आपको बताएंगे आज दंगल में हमारे साथ कौन कौन से मेहमान होंगे, लेकिन उसके पहले पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। जिस दिन चीन के खिलाफ भारतीय सेना के हौसले को बढ़ाने के लिए सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे लद्दाख में फॉरवर्ड पोस्ट पर गए, उसी दिन चीन के मसले पर दिल्ली की लड़ाई और तीखी हो गई। सरकार की चीन नीति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले कर रहे कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़ा हमला बोला। बिना सोनिया राहुल का नाम लिए नड्डा ने ट्वीट कर कहा, एक राजूते हमने अपनी हजारों वर्ग किलोमीटर भूमि गंवा दी। सियाचिन ग्लेशियर भी लगभग चला ही गया था और भी ऐसा बहुत कुछ है। आश्चर्य नहीं कि भारत ने उन्हें नकार दिया है। एक नकार दिया गया राजवंश कभी संपूर्ण विपक्ष के बराबर नहीं हो सकता। एक राजवंश के हित ही भारत के हित हों, यह असंभव है। आज देश एकजुट है और हमारे सशस्त्र बल के साथ खड़ा है। यह समय एकजुटता का है। अनगिनत बार राजकुमार को लॉन्च करने का प्रयास इंतजार कर सकता है। सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है। सर्वदलीय बैठक में सार्थक चर्चा हुई, जिसमें विपक्ष के कई नेताओं ने जरूरी सुझाव दिए। उन्होंने आगे की नीति तय करने के लिए केंद्र का पूरा समर्थन भी किया। इसमें सिर्फ एक परिवार अपवाद था। जानते हैं ना कौन? सियाचिन को पाकिस्तान को देने की सारी बात तय हो चुकी थी, किंतु आज मैं इस प्लेटफॉर्म से आर्मी को साष्टांग प्रणाम करता हूं। भारतीय जनता पार्टी आर्मी को साष्टांग प्रणाम करती है कि डायनास्टी ने, मां बेटे ने, नेहरू गांधी वाड्रा परिवार ने यह तय कर लिया था कि सियाचिन की भूमि भी पाकिस्तान को दे दी जाए, किंतु आर्मी ने इंटरवीन किया, आर्मी ने गुहार लगाई, आर्मी ने इस पे ऑब्जेक्शन दिया और आर्मी के जनरल का नाम भी यहां मौजूद है, आर्मी चीफ जनरल जे सिंह। उनके कहने के पश्चात इस डील को स्क्रैप किया गया। उल्टी लटक गई थी कांग्रेस पार्टी की जमीन देना है। बीजेपी ने अपने हमले से सोनिया राहुल और बाकी विपक्ष को अलग अलग तराजू पर रखने की कोशिश की है। यहाँ ये बता दें कि पिछले हफ्ते गलवान घटना पर हुई सर्वदलीय बैठक में सोनिया सरकार पर बेहद हमलावर थी, जबकि बाकी विपक्ष इस संवेदनशील मौके पर बेहद सतर्क था। लेकिन अब जबकि बीजेपी ने राहुल सोनिया पर सीधा हमला किया है, तो चीन मुद्दे पर कांग्रेस और तीखी प्रतिक्रिया दे रही है। ये भारत की जो सेना है उसकी सर्वोच्च इज्जत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करती है। अगर चीन भारत की भूमि सरजमीन को हथिया रहा है और सरकार चीन की बोली बोल रही है, तो क्या आप जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं वो क्या आज इस चीनी आक्रमण के खिलाफ चुप बैठे? चीन मसले पर राजनीति की उठापटक बेहद गंभीर है। पूर्वी लद्दाख में चीन के खतरे से निपटने के लिए लगातार रणनीति बन रही है। सैन्य और कूटनीति दोनों फ्रंट पर भारत अच्छी रणनीति बना रहा है। दिल्ली से आनंद पटेल और अनीशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ संबित पात्रा हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ राजीव त्यागी हैं, वो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ अजय आलोक हैं, वो जेडीयू के नेता हैं। और हमारे साथ अनुराग भदौरिया हैं, वो समाजवादी पार्टी के नेता। यानी कि 2 सत्ता पक्ष से लोग और 2 विपक्ष से सीधी बात आज करने के लिए यहां मौजूद हैं। संबित पात्रा, 2 बड़ी बातें। एक, जेपी नड्डा का आरोप कि केवल एक परिवार खिलाफ है, पूरा विपक्ष खिलाफ नहीं है। क्यों आपको ऐसा लगता है? और दूसरा, ये जो नई बात आपने आज सामने रखी कि कांग्रेस पार्टी तो पूरा सियाचिन दे देना चाहती थी पाकिस्तान को, वो तो सेना ने रोक लिया, ये कहां से आई कहानियां?
देखिए, पहले मैं दूसरे वाले हिस्से से शुरू करता हूं क्योंकि बहुत ही गंभीर मसला है। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने पूरे तथ्यों को ट्वीट करके बताया था। उनके ट्वीट में भी मौजूद था और मैं कुछ हिस्सा पढ़ देता हूं और दिखाना चाहूंगा। ये द हिंदू अखबार, वैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का भी है, इंडियन एक्सप्रेस का भी है, मगर मैं द हिंदू अखबार का आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं। ये 2017 का आर्टिकल है। श्याम शरण, जो कि हिंदुस्तान के बहुत जाने माने फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, उनको लेकर ये आर्टिकल छापी गई थी। उन्होंने एक किताब लिखा था, मिस्ड अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व सर क्रीक डिस्प्यूट, और उस किताब में इसका वर्णन है। मैं कुछ इसका जो विषय है जिसको नड्डा जी ने बोला भी है, मैं उसको उद्धृत करता हूं। इंडिया एंड पाकिस्तान नियरली केम टू एन एग्रीमेंट ऑन डीलिमिटिंग द सियाचिन ग्लेशियर at least 3 times, 1989, 1992 and 2006, says Foreign Secretary Shyam Saran in the book released by the Prime Minister Dr. Manmohan Singh on Wednesday. इसमें सबसे बड़ी बात है, how India sees the world, Kautilya to 21st century. Mr. Saran records the crucial meeting of the CCS Cabinet Committee on Security on the eve of India-Pakistan Defence Secretary level talks in May 2006, where the draft agreement that has been approved by the army and other stakeholders was to be discussed. However, he said two crucial players, the then NSA MK Narayanan and the then Army Chief JJ Singh, made last-minute interventions to cancel the proposition. When the CCS meeting was held on the eve of the Defence Secretary level talks, Mr. Narayan launched into bitter offensive against the proposal, saying that Pakistan could not be trusted and there would be political and public opinion opposition to any such initiative, that India's military position in the northern sector vis-a-vis both Pakistan and China would be compromised. बताइए, स्पष्ट रूप से यहां बताया गया है कि अगर सियाचिन को डीमिलिटराइज कर देते तो पाकिस्तान को भी और चाइना को भी इससे बहुत बड़ा फायदा होता, और अंततोगत्वा जो ड्राफ्ट सरकार ने उस समय तय किया था, जिस सरकार के सर्वे सर्वा सोनिया जी और राहुल जी थे, खैर मनमोहन जी के तो ऑर्डिनेंस को ये कागज के टुकड़ों की तरफ फाड़ देते थे, उसको आर्मी चीफ जनरल जेजे सिंह जी ने अपोज किया था, उस समय के एनएसए ने अपोज किया, और आर्मी चीफ के इंटरवेंशन के बाद ही डीमिलिटराइजेशन ऑफ सियाचिन ग्लेशियर को रोका गया। यह बहुत बड़ा डिसीजन उस समय बना था। सॉरी, मैंने शुरू में इंडिया टुडे का भी मेंशन नहीं किया, इंडिया टुडे ने भी बहुत डिटेल में इसको कवर किया था। आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि बाकी ऑपोजिशन को हमने क्यों अलग रखा है और केवल कांग्रेस में एक परिवार को क्यों हमने एक साथ खड़ा किया है। देखिए, जहां तक ऑल पार्टी मीटिंग का विषय था, आप याद करिए, ऑल पार्टी मीटिंग में सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने, बल्कि यह सुनने में आया कि एनसीपी ने उल्टे राहुल गांधी और सोनिया गांधी से सवाल पूछा कि इस प्रकार के सवाल नहीं पूछने चाहिए कि क्या इंडिया ने अभी सरेंडर कर दिया है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज, यहां तक कि मायावती जी, अखिलेश यादव जी, नवीन पटनायक जी, इन सब पॉलिटिकल पार्टीज ने ये कहा कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने यह भी शब्द इस्तेमाल किया, कोट अनकोट, अनकंडीशनली, हमारे कोई कंडीशन नहीं है, हम आर्मी और सरकार पर पूरी तरह विश्वास करते हैं, इसीलिए हमने परिवार की बात। ठीक, राजीव त्यागी, दोनों सवाल आपसे भी वही जो मैंने उनसे पूछे। क्या आपकी सरकार सियाचिन दे देना चाहती थी, एक, और दूसरा, क्या यह सच है कि विपक्ष अलग है और कांग्रेस पार्टी अलग राग लेकर चल रही है? देखिए, दोनों विषयों पे एक बात कहना चाहूंगा। उससे पहले रामचरितमानस की एक चौपाई जरूर कोट करना चाहूंगा। झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठे ही चबेना। तो भारतीय जनता पार्टी पे ये जो चौपाई है, कायदे में बिल्कुल सच बैठती है कि सुबह से शाम तक झूठ बोलना, उसके अलावा कुछ नहीं। रोज जी, याद करिए, जिस टाइम भारतवर्ष बांग्लादेश के साथ एक पैक्ट कर रहा था, जमीन समझौता कर रहा था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने पूरा हल्ला मचाया था, पार्लियामेंट से लेकर पूरे देश में। और भारतीय जनता पार्टी जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो बांग्लादेश से जमीन समझौता जो किया गया, उसमें ना तो कोई फुल स्टॉप चेंज किया, ना कोई कॉमा चेंज किया, और जमीन का आदान प्रदान बांग्लादेश और भारतवर्ष में हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी से मेरा सवाल यह है, माय डियर फ्रेंड, कि जब आप सत्ता पक्ष में रहते तो आपकी भाषा दूसरी होती है, और जब विपक्ष में होते हैं आपकी भाषा दूसरी होती है। रही बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान, और भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि कांग्रेस पार्टी इस टाइम सवाल पूछ करके गलत कर रही है, तो मैं अब शुरू करता हूं निश्चित रूप से 9/11/1962 से। 9/11/1962 को बीच में जरूर लाएगी भारतीय जनता पार्टी। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन के साथ युद्ध के बाद जो वक्तव्य दिया, उसकी 3 लाइन पढ़ देता हूं। पहली लाइन, मुझे देखकर दुख हुआ कि हम संकट की घड़ी में भी हम स्पष्ट मानने को तैयार नहीं है कि चीन के इरादों को, चीन की सैनिक तैयारी को और चीन के अतिक्रमणों को सही रूप से समझने में हम कामयाब हुए। इस
वक्तव्य से बहुत स्पष्ट है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का वक्तव्य आज के परिप्रेक्ष्य में भी ये सच बैठता है, और ये शायद मोदी सरकार से स्वयं से अटल बिहारी वाजपेयी पूछ रहे हैं कि बच्चे, तुमने किस तरह से चीन पे विश्वास कर लिया, क्यों तुम 9 बार चले गए, क्यों तुमने 9 लाल आंखें क्यों नहीं दिखाई, कैसे सीमा में चीन हमारी घुस आया, कैसे 20 जवान शहीद हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी जी पीड़ित है उस बात को लेकर के। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, 14/10/2009 रविशंकर प्रसाद साहब का बयान, पीएम मस्ट कॉल ऑल पार्टी मीटिंग ऑन चाइना। 26/1/2010 इंडिया मस्ट बी गार्ड अगेंस्ट चाइनाज न्यू असेसमेंट। 17/10/2008 राजनाथ सिंह 15 सदस्यीय चीन की डेलीगेशन से मिलते हैं। 30/1/2007 चीन और चीन के डेलीगेशन से फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मिलते हैं। 7/11/2010 अडवाणी जी का ब्लॉग, अडवाणी जिसमें ब्लॉग में मान रहे हैं कि चीन जो है खरगोश है और भारतवर्ष कछुआ है। भारतवर्ष की तुलना आपके नेता करे कछुए से। भारतवर्ष, मैं लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, बस सिर्फ लास्ट सेंटेंस। उसमें ये बताएंगे क्या कि सियाचिन देने का प्लान, जिस पे आप अभी तक बोले नहीं, रोहित जी, उसके लिए अलग से समय लेंगे? चुनाव में सियाचिन देने का जो प्लान, जिसका इन्होंने बड़ा आरोप लगाया, श्याम शरण साहब का नाम लिया, किताब के उद्धरण पढ़े, जनरल जे सिंह का नाम लेके कहा। भारतीय जनता पार्टी की विशेषता की किताबों पे बहुत विश्वास करती है, वास्तविकता पे कहीं विश्वास नहीं करती है। भारतवर्ष की एक इंच जमीन भारतवर्ष की है, इस पे कोई समझौता नहीं हो सकता है। सवाल आज भारतीय जनता पार्टी से है। सर, आप दे रहे थे क्या जमीन उस समय? ऐसा प्लान था कोई? ये तो बता ही सकते हैं ना। युद्ध के बाद ठीक है, ये मान लिया कि नहीं दी उस समय, नहीं दे पाए, या किसने नहीं देने दी, 100% आप देना चाहते थे क्या? प्लान था? आज तक के सम्मानित दर्शकों को बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, ऐसा कोई प्लान नहीं था। तो श्याम शरण जी की किताब का विमोचन अगर प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी करते हैं उस समय, तो उस समय कांग्रेस पार्टी ने यह पढ़ा नहीं कि ये क्या क्या लिख रहे हैं अपनी ही सरकार के खिलाफ? देखिए, सुनिए, किताबों का विमोचन और किसी भी व्यक्ति की लिखने की कला पे कहीं कोई रोक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, एक वक्तव्य और कोट करना चाहूंगा यहां पे। 1962 के युद्ध के बाद पार्लियामेंट में बकायदे पास हुआ था कि हमें अक्साई चीन भी वापस लेना है। सर, आप रामचरितमानस पढ़ने से शुरुआत करते हैं, लेकिन श्याम शरण की किताब को अभिव्यक्ति की आजादी का नाम देके मोड़ देते हैं। असली बात नहीं बता रहे त्यागी जी आप। क्या सरकार देना चाहती थी सियाचिन, जो आज एक नया विवाद खड़ा हो गया सामने आके? माय डियर फ्रेंड, असली बात 100% कांग्रेस पार्टी ने जो बात कही है, या मैंने जो बात कही है, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। बांग्लादेश के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जमीन समझौते पे हल्ला मचाया था, आज भारतीय जनता पार्टी श्याम शरण ने झूठ बोला है किताब में। 100% झूठ बोल रहे श्याम शरण भी। जनरल जे सिंह ने झूठ बोला है कहीं ना कि हमने रोका था, तब ये रुका, वरना जा रहा था मामला पाकिस्तान के हाथ। किताबों को एक मिनट सुनिए, जनरल जे, एक मिनट सुनिए, बहुत स्पष्ट मैं कह देना चाहता हूं, लाहौर यात्रा, ये याद रखिए, आगरा समिट जब हुआ था और बस किसने चलाई थी? अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने चलाई थी। सियाचिन के मामले को लेकर केवल चर्चा हो रही है, क्या जनरल जे सिंह झूठ बोल रहे हैं? मैं आपसे केवल ये पूछ रहा हूं, क्या वो हो गया? क्या हो गया? मैं कह रहा हूं, मैं तो अभी गलवान की गन पे भी सवाल पूछूंगा इनसे, जहां ये तोड़ा थे वहां चीन फिर से खड़ा हो गया। लेकिन सर, सवाल आपको तो बताना पड़ेगा ना कि भाई जनरल जे सिंह झूठ बोल रहे हैं क्या? कांग्रेस पार्टी तो ना खाता ना बही, जो त्यागी जी कहते हैं वो सही, बस बाकी सब झूठे। आज तक के दर्शकों को, सम्मानित दर्शकों को, आज तक के सम्मानित दर्शकों को बहुत विनम्रता पूर्वक एक बात कहना चाहता हूं। जिस कांग्रेस ने पार्लियामेंट में यह पास किया हो प्रस्ताव कि हमें अक्साई चीन वापस लेना है, वो सियाचिन कैसे दे सकती है? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या पार्लियामेंट से बड़े हैं श्याम शरण? क्या पार्लियामेंट से बड़े जे सिंह? क्या पार्लियामेंट से बड़े कोई अन्य नेता? इस बारे में बात बता दीजिए सर। अभी तक किसी की आपत्ति नहीं आई थी आपकी पार्टी की तरफ से, इसलिए सवाल तो पूछा जाएगा ना कि ये किताब 17 में आई, लिखी तब कब से लिखी गई होगी, सारे तथ्य रखे गए, आप लोग कभी कुछ नहीं बोले उस पर। संबित पात्रा जवाब दे दीजिए, फिर अजय आलोक और अनुराग भदौरिया के पास आ रहा हूं फटाफट। ठीक, त्यागी जी आपने जवाब दे दिया, मैंने सुना, सारी बात सुनी, विस्तार से बोल दिया। हाँ, कहिए कहिए। मेरी बात बोल लीजिएगा। लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा। लास्ट सेंटेंस, चलिए लास्ट सेंटेंस प्लीज। आपके बाद में बोल रहा हूं, कहिए लास्ट सेंटेंस कहिए ना त्यागी जी। झूठ बोलना आपको और क्या करना है? अरे लास्ट सेंटेंस बोलिए ना सर। देश के प्रधानमंत्री, देश के सांसद, देश का प्रत्येक व्यक्ति संसद के प्रति जवाबदेह है।
संसद में जो प्रस्ताव पारित हुआ 1962 के बाद अक्साई चीन हमें वापस लेना है, उस प्रस्ताव पे कांग्रेस अडिग खड़ी है, अडिग खड़ी है, अडिग खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी का सवाल है कि 20 जवान शहीद कैसे हो गए? सर प्रस्ताव पारित हुआ, अक्साई चीन वापस आया कि नहीं, इसकी कोई जवाबदेही है किसी की या नहीं है? बहरहाल संबित पात्रा अपनी बात रखिए, फिर अजय आलोक और अनुराग भदौरिया आपके पास आए। संबित बोलिए। लड़ेंगे, ठीक सर, ओके। संबित बोलिए, और जीतेंगे। संबित बोलिए। कैसे बोलूं? रोहित जी, वैसे कांग्रेस जितनी जल्दी लास्ट सेंटेंस बोल दे उतना ही अच्छा देश का। कैसे बोलो? मुंह से बोलो। गलती यह है मुंह से बोलो ना, कहां से बोलोगे? नहीं है, हर दिन एक नया सेंटेंस लेकर राहुल गांधी, ये क्या हो रहा है? मुंह से बोलते हैं और कौन? राहुल गांधी कहां से बोलते हैं भैया? कहां से बोलते हैं राहुल गांधी? ये किस प्रकार का सवाल? ये भारतीय क्या जनता डिबेट पार्टी हो रहा की है? कलाई खुल रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की कलाई खुल रही रोहित है। भाई, शांत कलाई तो फिर सबकी खुल रही है ना। सुबह अगर इस तरीके का डिबेट करेंगे तो आप लोग अपनी कलाई छुपा भी नहीं पाएंगे कहीं। प्लीज सर, थोड़ा सा भाषाई मर्यादा रखते हुए, आपको उन्होंने सुना, अब आप भी उनको सुन लीजिए। अच्छा नहीं लगता ना ऐसे तू मैं करना। संबित पात्रा बात पूरी कीजिए, फिर अजय आलोक जी। राजीव जी, आपने क्या कहा? आपने क्या पूछा? आपने कहा मुंह से नहीं बोलेंगे तो कहां से बोलेंगे? तो उन्होंने आपकी भाषा में जवाब दे दिया। तो प्लीज सर, आप लोग दोनों सभ्य पढ़े लिखे समझदार प्रवक्ता अपनी पार्टियों के, आप किन चीजों पे जाना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं आप लोग? आप राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ताओं की तरह बात तो कीजिए कम से कम। गली नुक्कड़ चौराहे पे थोड़ी ना खड़े हैं आप लोग कि कैसी भाषा बोल रहे हैं। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं। संबित पात्रा बात पूरी कीजिए। राजीव जी प्लीज, राजीव जी प्लीज, आप डिक्टेट नहीं करेंगे ना सर? आपने अपनी बात रख दी, प्लीज। संबित जी बोलिए, उसके बाद अनुराग भदौरिया और अजय आलोक आपके पास आए। सर प्लीज, राजीव जी अच्छा नहीं लगता ना ऐसे बार बार समय, आप बेसिकली आप समय जाया कर रहे हैं और आप इस बात को जानते हैं, इसलिए दुख होता है कि आप जानते हैं और फिर कर रहे हैं। संबित बात पूरी कीजिए। देखिए रोहित जी, सियाचिन ग्लेशियर का डीमिलिटराइजेशन करना और एक तरह से भारत के हाथों से छोड़ देना, ये कोई छोटा विषय नहीं है, बहुत गंभीर विषय पे आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को मूल में नंबर 1 क्वेश्चन पूछा था। मैंने तथ्यों के साथ उसका उत्तर दिया, कांग्रेस ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा झूठ बोल रहे हैं श्याम शरण, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता उन्होंने कहा आप भी झूठ बोल रहे हैं और श्याम शरण भी झूठ बोल रहे हैं। नहीं, हाँ, आपके सामने कहा उन्होंने। सर एक सेकंड, उन्होंने कहा कि श्याम शरण जी झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनरल जे सिंह जो कि आर्मी के चीफ रह चुके हैं, दोनों ही झूठे हैं और दोनों झूठ बोल रहे हैं। मुझे लगता है इस प्रकार के शब्दों से कोई लाभ नहीं होगा। उन्होंने कहा किताब तो कोई भी लिख देता है, किताब कोई भी, मैं कल सोनिया जी और राहुल जी की झूठ के बारे में किताब लिख दूं, सोनिया जी आके रिलीज कर देंगी। किताब वेट होता है, किताब पढ़ी जाती है, किताबों के तथ्यों के विषय में जानकारी लेने के बाद ही किताब एक बड़ा रोहित जी कर रहे हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी, रोहित जी मैं कंप्लीट कर लूं प्लीज रोहित जी। हाँ, देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने पूरे पढ़ने के बाद, विषय को वेट करने के बाद ही रिलीज किया होगा, और अब ये कह रहे हैं कि ये सारे लोग जो अफसर थे वो झूठ बोल रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, मैं इतना कहना चाहूंगा, देखिए माँ बेटे को भरोसा नहीं है, उनको लगता है इंडिया ने सरेंडर कर दिया है, पीएम ने सरेंडर कर दिया है। एक बात रोहित जी मैं बहुत दिन से पूछ रहा हूं, पीएम ने सरेंडर किया का मतलब क्या होता है? क्या पीएम ने अपने घर से कोई गैस सिलेंडर सरेंडर कर दिया, या अपना क्वार्टर या अपना घर सरेंडर कर दिया? पीएम ने सरेंडर किया मतलब देश के कब्जे को सरेंडर कर दिया। ठीक है, माँ बेटे को अगर भरोसा नहीं है, मैं आज तक से रिक्वेस्ट करूंगा, दोनों माँ बेटे को सैटेलाइट पे भेज दिया जाए। जिस सैटेलाइट से आप लोग फोटो लेते हैं, दोनों को वहीं पर अनुराग भदौरिया और अजय आलोक, जल्दी से आप दोनों के पास आते हैं। ओके संबित जी प्लीज, अजय आलोक और अनुराग भदौरिया। अनुराग भदौरिया, जो संबित पात्रा कह रहे हैं कि कांग्रेस की सोच विपक्ष की सोच नहीं है, दोनों की आवाज डाउन करके दोनों लोगों के पास जा रहे हैं। आप दोनों की आवाज डाउन है, अब आप मत बोलिएगा क्योंकि बोलेंगे भी तो सुनाई नहीं देगा। अनुराग भदौरिया, अजय आलोक। अनुराग भदौरिया, पहले आपसे पूछ रहा हूं, जो संबित पात्रा कह रहे हैं विपक्ष और कांग्रेस दोनों की राय अलग अलग है, कांग्रेस की बात विपक्ष की बात नहीं है, क्या यह सच है? देखिए, आपने देखा होगा कि संबित पात्रा जी और कांग्रेस के प्रवक्ता जी, ये लोग ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं देश के अंदर में कि देश में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच की ये लड़ाई है। एक बार भी शहीदों की बात नहीं हो रही है, चीन के LAC की बात नहीं कर रहे हैं,
जिनका परिवार तकलीफ में है, शहीदों के फैमिली के परिवार, उसकी कोई बात नहीं हो रही है। ये बात कर रहे हैं कि तुम्हारे क्या किया, हमने क्या किया, हमने क्या किया, तुमने क्या किया। अरे 130 करोड़ पॉपुलेशन का देश है, आप राष्ट्र की बात करो ना। आप तान रहे हो हमारे प्रधानमंत्री जी, वो तान रहे हैं हमारी सोनिया जी। अरे आप ना प्रधानमंत्री जी इस देश से बड़े हैं, राष्ट्र से बड़े हैं, ना सोनिया जी इस देश से और राष्ट्र से बड़ी हैं। इस देश के अंदर में सबसे बड़ा राष्ट्र होता है। राष्ट्र की बात कीजिए ना, आप व्यक्ति की पद की महिमा मंडल कर रहे हैं दोनों लोग। राष्ट्र कहां है भाई? 1962 से लेकर 2013 तक वही काम कांग्रेस ने किया, हमेशा ढुलमुल रवैया अपनाया, और इनकी जो पॉलिसी फ्लॉप रही चाइना के खिलाफ। और 2014 के बाद वही पॉलिसी बीजेपी ने अपनाई, वही पॉलिसी बीजेपी ने आगे बढ़ाई, और बीजेपी की पॉलिसी फ्लॉप रही। उसका नतीजा ये निकला कि हमारे 20 जवान शहीद हो गए। जब 20 जवान शहीद हो गए तो दोनों अपनी चोरी छुपाने में लगे हुए हैं। तुमने क्या किया था, हमने क्या कहा था, इसी में हल्ला मचा के बात खत्म कर दो, सच्चाई सामने आ जाए। सच्चाई तो यह है कि 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो जो आपको लगता था टीटी सही नहीं थी, जो संधि सही नहीं थी, आपको उस समय खत्म कर देनी चाहिए थी, बात करनी चाहिए थी। तब तो आप उनको बुला के आप 5 बार गए, 18 बार मिले, आपने झूला भी झूला, अप्पी झप्पी भी की, और आपने ऐसा दिखाया कि हम मित्रता ज्यादा कर रहे हैं। +1 इसको नहीं बोलते हैं सर, +1 इसको नहीं बोलते हैं कि आप नोटबंदी कर देंगे, यहाँ 150 लोग मिल जाएंगे कि +1 हो गया। कि आप रात को 8 बजे आके लॉकडाउन कर देंगे, वहां भी लोग अपने पैदल चले, हजारों चीन की बात कीजिए ना, लॉकडाउन में कहां चलेगा? हो जाए आपको +1। LAC की बात हो रही है, आप लॉकडाउन में चलेगा जी? -1 होता है, इसको माइनस कहते हैं। हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं और आप +1 की बात कर रहे थे, हमें याद है अच्छी तरह से। त्यागी जी ने कहा, आपने सुना नहीं कि अक्साई चीन का प्रस्ताव हमने पास किया था 1962 में सरकार में रहते हुए? 2 राष्ट्र के लोग सुना नहीं कि आपने? उन्होंने कहा ना कि अक्साई चीन हमारा है, ये हमने प्रस्ताव पास किया था। आप कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ किया नहीं? सुना नहीं आपने राजीव त्यागी ने क्या बोला? मैं बता तो रहा हूं। या आपको भी उनको सोनिया गांधी, उनको नरेंद्र मोदी दिखते हैं तो आपको मुलायम सिंह दिखते हैं केवल, और आपको घुमा फिरा के किसी तरह ये लेके आना है कि मुलायम सिंह यादव की पॉलिसी सही थी, जिसका बिल्कुल सही थी। क्योंकि उन्होंने जब 1 किलोमीटर चाइनीज हमारे अंदर घुसे थे तो उन्होंने 4 किलोमीटर पीछे फेंका था और कहा था इस देश का नंबर 1 दुश्मन है तो चाइना इस पर भरोसा मत करना। सर्जिकल स्ट्राइक में भी पोस्टर लगवा दिए थे मुलायम सिंह यादव के भाई साहब। 2001 में भी उन्होंने जी के इंटरव्यू में जब वो कहीं नहीं थे ना 3 में 13 में, आपने तभी पोस्टर लगवा दिए थे उनके, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक मुलायम सिंह यादव के आशीर्वाद से कामयाब हुई है। पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला ये है चाइना हमारा दुश्मन नंबर 1 है, तो बीजेपी ने नहीं सुना। 2001 में उन्होंने नहीं सुना, 2017 में बीजेपी ने नहीं सुना। वो तो हमेशा से कहते आ रहे हैं समाजवादी लोग कि चाइना नंबर 1 दुश्मन है। कब नहीं बोला बताइए ना? 2001 में बोला ना कि आपको रोड बनानी चाहिए, वहां सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए थे। ये तो आदरणीय नेताजी ने बोला था 2001 में। और 2017 में भी पार्लियामेंट में खड़े होकर अभी आपकी जानकारी के मुताबिक सड़क बन रही है कि नहीं करनी चाहिए, वो पीठ पे छुरा भोंकता है। अभी आपकी जानकारी के मुताबिक वहां सड़कें बन रही हैं कि नहीं बन रही? अरे अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन ही रहा है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हमारे 20 जवान शहीद हुए कि नहीं, सड़क इसकी पैदा हो जा रही है बीच में से जमीन के पार कहता है, पीएमओ कुछ कहता है, डिफेंस मिनिस्टर कुछ कहता है, पीएम साहब कुछ कहते हैं। पहले आपस में कोऑर्डिनेट कर लीजिए। आपको देश को बताना क्या है? आप बीजेपी और कांग्रेस का झगड़ा बना के पूरे देश को मूर्ख बनाना चाहते हो। बीजेपी कांग्रेस का कर दिया कि तुमने वहां साइन नहीं किया था, हमने यहाँ साइन नहीं किया था, तो आप भी बताओ ना। आप भी तो झूला झुला रहे थे, आप भी तो मीटिंगें कर रहे थे, आप भी तो संधियां कर रहे थे, तो आपने क्यों नहीं उसमें कैंसिल कर दिया? सारे टीटी कैंसिल कर देते। हो गया। अजय आलोक, अब मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं और बड़ा सीधा सा सवाल है। अपनी गलती छुपाने के लिए किसी भी देश के खिलाफ देश के साथ खेलना कोई नीति जब बनती है तो वो एक देश की बनती है या एक प्रधानमंत्री की बनती है? मनमोहन सिंह की नीति बनती है, सोनिया गांधी की नीति बनती है, जवाहरलाल नेहरू की नीति बनती है, नरेंद्र मोदी की नीति बनती है, मुलायम सिंह की नीति बनती है, या भारत की नीति बनती है चीन के खिलाफ या चीन के हिसाब से? राष्ट्र की एक सेकंड सर, भदौरिया जी, मैंने सवाल अजय आलोक से पूछा ना। रोहित जी, अब आपको लग रहा है कि मैं ये वाला पैराग्राफ लिखना भूल गया हूं तो अभी लिख दूं, मत करिए ना ऐसा। अजय आलोक से सवाल पूछा। अजय आलोक बोलिए। अरे मुझे क्या पता, आवाज तो नहीं आ रही ना, किससे पूछ रहे हैं? मैंने बोला, नाम लेके बोला। रोहित जी, ये बात बहुत स्पष्ट है कि देश की नीति हमेशा एक देश के लिए ही बनती है और तत्कालीन प्रधानमंत्री जो होते हैं वो देश की अगुवाई कर रहे होते हैं। उनके लिए गए निर्णयों से आगे इतिहास तय करता है कि वो उन्होंने सही काम किया या गलत काम किया। अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कि 1962 में नेहरू जी ने ऐसे ऐसे कहा, वाजपेयी जी ने ऐसे ऐसे नेहरू जी को कहा। क्यों नहीं कहेंगे? एक युद्ध बता दीजिए राजीव त्यागी अपने इतिहास से निकाल के, अपने मेमोरी से निकाल के, कि जब प्रधानमंत्री ने वायुसेना अध्यक्ष को कह दिया
कि चीन पे वायुसेना एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो कौन सा युद्ध था? जरा इसमें मल्टीनेशनल क्वेश्चन ले लीजिए, ABCD, तो जवाब मिलेगा 1962। अब प्रधानमंत्री कौन? जवाहरलाल नेहरू। अकेला युद्ध था ये मैं नहीं कह रहा हूं, उस वक्त के तत्कालीन वायुसेना अध्यक्ष डेंजी कीलर का यह बयान है। लेकिन उनको भी अब आप गलत कह देंगे, जैसे JK सिंह को आप गलत कह रहे हैं। एक बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना, एक बात बिल्कुल सही है, आपकी वंश जो है, वंश से गद्दी जरूर मिल जाती है लेकिन बुद्धि नहीं मिलती है। मैंने कल भी आप प्रोग्राम में कहा था कि राहुल गांधी को OCN हो गया है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, ये बीमारी हो गई है उनको। जो चीज नहीं है उसको अस्तित्व में लाना चाहते हैं। राफेल में हमने देखा, लोकसभा चुनाव में राफेल में भ्रष्टाचार, राफेल में भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। सुप्रीम कोर्ट से लेके एक आदमी तक ने कह दिया कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, माना ही नहीं, माफी मांगनी पड़ गई तब भी नहीं माने। आज उसी तरह से चीन की जमीन, चीन ने जमीन हथियाली, चीन ने जमीन हथियाली, चीन ने जमीन हथियाली। कहां जमीन हथियाई? सेनाध्यक्ष की बात माननी नहीं है, प्रधानमंत्री की बात माननी नहीं है, किसी की बात माननी नहीं, तो आपके साथ क्या बहस हो। लेकिन आपकी गलती अगर होगी तो उस पर सवाल तो उठेंगे, क्योंकि सरकार आपकी थी। आज अगर नरेंद्र मोदी के रजीम में कोई गलती होती है और 10 साल बाद भी अगर वो गलती पता चलेगी तो नरेंद्र मोदी पे भी प्रश्न उठेंगे, क्योंकि देश की आज अगुवाई वो कर रहे हैं। इसमें कोई आपको इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। इससे वाजपेयी जी ने नेहरू जी से सवाल क्यों पूछे थे, पार्लियामेंट का सेशन क्यों बुलवाया था, ये कृपया करके बोलना बंद कीजिए, क्योंकि नेहरू जी अकेले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने एयरफोर्स को ऑर्डर दिया था कि एयरफोर्स अटैक नहीं करेगी। और आज हमारे लेह और लद्दाख में हर टीवी चैनल पे देखिए कि हमारी एयरफोर्स कैसे राउंड दे रही है। ये आज एक नेशनल समस्या है, इसलिए बीजेपी कांग्रेस करने की या JDU करने की इसमें जरूरत नहीं है। और मत भूलिए कि देश ने प्रधानमंत्री को चुना है इस समस्या से निपटने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री का निर्णय ही इस देश का निर्णय होगा कि बीजेपी के खिलाफ केवल गांधी परिवार है, आने वाले विपक्ष नहीं है, ये जायज है क्या? आपने सुना भी, अनुराग भदौरिया को भी सुना आपने? बिल्कुल सही है, बिल्कुल जायज है। शरद कोई साथ में नहीं खड़े हैं सरकार के, कहने को भले हो कि हम तो आपके साथ हैं। भदौरिया तो कुछ नहीं, इनके नेता क्या कह रहे हैं, इनके नेता क्या कह रहे हैं भैया, इनके नेता तो कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं। अनुराग भदौरिया के पूरे बातों के मर्म में तो यही था कि बीजेपी कांग्रेस मत खेलिए, अभी देश की बात सरकार के साथ है क्योंकि राष्ट्र के साथ है। उसके लिए वो कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, बीजेपी को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, सरकार की कूटनीति के खिलाफ हैं, लेकिन हम फौज के साथ हैं, राष्ट्र के साथ हैं। सच्चा, एक मिनट अनुराग जी, एक मिनट, अनुराग जी, देश को आप दिखाएंगे तो सरकार के साथ खड़े नजर आएंगे। अनुराग जी, एक मिनट, सरकार की तो आलोचना करेंगे, अनुराग जी एक मिनट रुकिए ना। अरे सरकार की आलोचना कर रहे हैं, निंदा नहीं कर रहे हैं। और सरकार की आलोचना करना लोकतंत्र में ये विपक्ष का अधिकार है, समीक्षा करना हमारा अधिकार है, हम समीक्षा कर सकते हैं सरकार की। अनुराग जी, आप इसकी निंदा मत समझिए, अधिकार है, मत समझिए कि हम बिल्कुल अधिकार है। वो कह रहे हैं मैं आपके पक्ष में बोल रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए, वो बोल रहे हैं, एक बार सुन लीजिए उनको, शायद आपको अच्छा ही लग जाए। अनुराग भदौरिया जी जो कह रहे हैं, अनुराग भदौरिया जी जो कह रहे हैं वो उनकी बातों का मर्म ये है कि इस विपत्ति की स्थिति में वो सरकार के साथ है, प्रधानमंत्री जो भी निर्णय लेंगे वो साथ में रहेंगे। यही बात एनसीपी ने भी कही, यही बात मायावती जी ने भी कही, यही बात और तो और ममता जी ने भी कही, लेकिन कांग्रेस नहीं। कोरोना काल से कांग्रेस सिर्फ राजनीति और राजनीति कर रही है, हर चीज में सरकार की बुराई, सरकार की बुराई, सरकार, और इस लाइन में चीन की तरफदारी तक हो जाती है। किसने कहा था कांग्रेस पार्टी को कि जाके MOU साइन करो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से? उस पर जवाब क्यों नहीं देते हैं? क्या जरूरत है MOU साइन करने की? ठीक है, क्या आज इसीलिए चाइना के कहने पे ये सवाल उठाए जा रहे हैं? ठीक, आपके राहुल गांधी का बयान चाइना के न्यूज़पेपर में चल रहा है, हेडलाइन बना बना के कि देखिए भारत की स्थिति क्या है, ताकि चीनी जनता का मनोबल ऊंचा रहे। क्या ये सही है? ठीक है, यही काम पाकिस्तान में भी हुआ था, पाकिस्तान ने राहुल गांधी के ट्वीट का इस्तेमाल किया था। ठीक, तो ये एंटी नेशनल रिदीम क्यों ले रही है कांग्रेस पार्टी? क्या जरूरत है करने? ठीक ठीक, मैं त्यागी जी से जवाब दूं उसके पहले जरा एक बयान मनीष तिवारी का सुनवाना चाहते हैं। जब बीजेपी ने सियाचिन ग्लेशियर को लेकर हमला बोला तो कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि बीजेपी के सांसद तापिर गांव ने एक इंटरव्यू में कहा है कि चीन ने अरुणाचल के अंजा जिले में जमीन पर कब्जा कर लिया है। अब कांग्रेस ये कह रही है कि सरकार इसका सच बताए। समित पात्रा जवाब दें, उसके पहले मनीष तिवारी का बयान आपको सुनवाते हैं, क्या कहा। ये कोई मामूली आदमी नहीं है जो ये सब बातें कह रहा है। भाजपा से उस इलाके से सांसद हैं, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं जून 2020 तक या मई 2020 तक, उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। और अगर वो ये कह रहे हैं कि चीन ने भारत की 50-60 किलोमीटर भूमि के ऊपर अरुणाचल प्रदेश में कब्जा कर लिया है, तो
तो ये बहुत ही अत्यंत ही गंभीर बात है। हम सरकार से ये जानना चाहते हैं कि क्या जो श्री तापिर गाव जी कह रहे हैं वो सही है कि वो गलत है। संबित पात्रा, दीजिए जवाब उनकी बात का। आप ही के सांसद का हवाला दे रहे हो। देखिए, मैं आपको स्पष्टता, हाँ, मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए रोहित जी, मैं तापिर गांव जी के उस इंटरव्यू के बारे में नहीं जानता हूं, मगर चूंकि हमें एक पॉइंटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या चीन ने अरुणाचल प्रदेश में कुछ जमीन हमारी हड़प ली है, मैं पॉइंटेड जवाब दे रहा हूं कि कोई जमीन नहीं हड़पी है। अरुणाचल प्रदेश जैसा था वैसे ही है। हाँ, चीन क्लेम करते रहता है, क्लेम करने से क्या होता है, उससे कुछ नहीं होना है, कोई जमीन नहीं हड़पी है। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आता, साहब यही बात तो आप पहले गलवान के बारे में भी कहते थे, फिर वहां पर सैनिक गए, उन्होंने चीनियों के वो झोपड़े तोड़े जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हुए। यही बात आप पैंगोंग त्सो के बारे में भी कहते थे, जहां आज आप मान रहे हैं कि फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में तनाव की स्थिति है, जहां चीनी आके खड़े हो गए हैं। मैं रोहित जी जवाब दे रहा हूं। बहुत संगीन विषय में बहुत आराम से जवाब दे रहा हूं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। रोहित जी, तनाव की स्थिति और कब्जा लेना, तनाव की स्थिति और जमीन सरेंडर कर देना, इनमें फर्क होता है। और मैं इसको समझा दूं, क्योंकि करोड़ों लोग आज तक देखते हैं, गांव-गांव तक पहुंचा हुआ ये चैनल, शुद्ध हिंदी में साधारण तरीके से समझाना बहुत जरूरी है। क्यों नहीं कब्जाई है, मगर फिर भी जब हम कहते हैं कि पीछे हट रही है चाइनीज सेना, इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, बॉर्डर एक अलग चीज होती है। बॉर्डर होता है वो जो इंडिया हम मान और विश्व को दिखाना चाहते हैं कि ये हमारा एरिया है, अक्षय चीन तक हमारी बॉर्डर है। एलएसी अलग बात है, क्योंकि जिस 43,000 किलोमीटर की बात हुई है, उतना लीगेसी के कारण पहले से चीन आके ऑक्यूपाई कर लिया था, बाद में एलएसी की बात होती है। ये जो एलएसी है, एलएसी वेल डिफाइंड नहीं है, किंतु एलएसी के पास के जो इलाका है उसको एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन कहते हैं। चीन ने आज तक ये दिखा रही है, चीन के एलएसी के तरफ, अपने तरफ जो एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन है, उसमें कुछ स्ट्रक्चर इरेक्ट किए और उसमें अपना बिल्टअप किया, जो कि अलाउड नहीं होता है। आप एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन में भी इलेक्शन नहीं कर सकते हैं और वहां आप बिल्डअप नहीं कर सकते। इंडिया ने इसको ऑब्जेक्ट किया और उसको पीछे धकेलने की कोशिश की। इस पे डी-एस्केलेशन की बात होती है। हमारे इलाके में कोई घुस के नहीं आया एलएसी के इस तरफ, और एलएसी के इस तरफ हमारे इलाके में कोई कब्जा नहीं हुआ। ये बात आप पिछले 1-1.5 महीने से समझा रहे हैं। आपको क्या लगता है, जिस पार्टी ने 50-55 साल देश में सरकार चलाई है, उनको इन बातों का मतलब नहीं पता कि बफर जोन क्या होता है, कब्जा लेना क्या होता है, तनाव की स्थिति क्या होती है, आगे आ जाना क्या होता है और पीछे हटना क्या होता है? मैं बता देता हूं। उनको नहीं पता क्या 55 साल जो सरकार चलाई? तो मैं बता रहा हूं रोहित जी, ये जो हम रोज 5 बजे से 10 बजे तक डिबेट करते हैं, रोज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपको क्या लगता है कि ये राहुल गांधी जी और सोनिया जी समझने के लिए डिबेट्स करवा रही हैं या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है? ये सब समझते हैं। ये मैं अभी राजीव त्यागी जी को 1 घंटे समझा दूंगा। राजीव त्यागी हाँ मैं समझ गया एलएसी क्या होता है, एरिया में बहुत बढ़िया, वाह 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 मोदी जी, ऐसे कर चले जाएंगे। वो कल फिर वही पूछेंगे। ये समझाने के लिए नहीं हो रहा है, ये रायता बिखेरने के लिए हो रहा है, ताकि राहुल गांधी को लॉन्च किया जा सके। वो तो राफेल को भी समझते थे कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, फिर भी कितना नाटक किया जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ नहीं लगाई। राजीव, ये ऐसे ही है, ये रायता बिखेरने के लिए कर रहे हैं, समझने के लिए नहीं कर रहे हैं। जब आप ये हवाला देते हैं 2009 में नरेंद्र मोदी क्या बोलते थे विपक्ष में रहते हुए, 2012 में नरेंद्र मोदी, 13 में नरेंद्र मोदी क्या बोलते थे जब प्रधानमंत्री नहीं थे और आपकी सरकार थी, और फिर आप वही बातें करते हैं जब इनकी सरकार है, तो क्या वाकई रायता बिखेरने के लिए होता है? देखिए, 1962 से परंपरा अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने शुरू की और विपक्ष को सवाल पूछने चाहिए। उन्होंने एक ऑल पार्टी मीटिंग करने की बात कही अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने, और सेशन बुलाने की बात कही। पंडित नेहरू ने सेशन बुलाया और पूरा सेशन चला, और सेशन को पत्रकारों ने भी कवर किया। ये हम फख्र से कहते हैं कि निश्चित रूप से पत्रकारों को कवर करना चाहिए हर चीज को। मेरे मित्र ने अभी 2-3 चीजें कही, संबित पात्रा ने, कि मैं इनकी बात मान लूंगा, मैं इनके सत्य को प्रत्येक को मान लूंगा, झूठ को एक को भी नहीं मानूंगा, झूठ को काउंटर करूंगा, और ये सवाल जरूर पूछूंगा कि हमारी सीमा में आकर के 20 जवान शहीद कैसे हो गए। अगर ये जांच शुरू है तो बार बार पूछने का काम करूंगा। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, यहां पर सरकार ने परसों एक पत्र लिखा है चीन को, और ये कहा कि 5 मई से पहले की स्थिति हमें चाहिए सीमा पे। इसका मतलब स्पष्ट है कि सरकार मानती है कि चीन की सीमा में कहीं ना कहीं, हमारी भारत की सीमा में चीन घुसाया है। अभी संबित पात्रा ने कहा चीन तो ऐसे ही बोलता रहता है, तो भैया चीन जब ऐसे बोलते रहते हैं, जो किताब लिखने वाले वो कैसे बोलते रहते होंगे? तो इस पे भी आप
चीन को तो इतना नॉन सीरियस ले रहे हैं और किताब को ये सीरियस ले रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, पहले पढ़ लिख के आए करो और पढ़ लिख करके डिबेट करे करो। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, 18/11/2019 तामिल गांव ने जो लोकसभा से एमपी है अरुणाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बात कही थी कि अरुणाचल प्रदेश में चीन घुस गया है। 17/6/2020 श्रीपद नायक जो रक्षा राज्य मंत्री, उन्होंने गोवा में स्वीकार किया कि चीन हमारी सीमा में घुस गया है। राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि हजारों की संख्या में चीन हमारी सीमा में आकर घुस गया है। प्रधानमंत्री उसके बाद नकारते हैं, तो किसको सत्य माने? ये पहली बात। आपने बड़े फक्र से रोहित जी रोड्स का जिक्र किया था, बॉर्डर पे कितनी रोड्स है, किस तरह से? नहीं त्यागी जी, मैं एक चीज पूछ रहा हूं। आपने कहा ना कि रक्षा मंत्री ने माना था कि चीन हमारी सीमा में घुस गया। चीन हमारी सीमा में घुस गया, ये कब माना गया सर? ये कहा गया कि वहां हलचल है, अच्छी खासी तादाद में जवान वहां दिख रहे हैं, लेकिन ये किसने कब आपसे आके कहा कि भाई भारत की सीमा में घुस गए चीन के सैनिक? तो या इसमें थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से ऐड कर लेते हैं तो कि भाई चला अपना माहौल बनाना है? सरकार ने परसों जो लेटर लिखा है, बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, आज तक के दर्शकों को बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, सरकार ने परसों एक लेटर लिखा है, जो मीटिंग्स हुई है उसमें बकायदा ये कहा कि 5 मई से पहले की स्थिति सीमा पर हमें चाहिए। वो क्या स्थिति है सरकार स्पष्ट करे, सरकार स्पष्ट करके बताए ना। सरकार ने क्या लेटर नहीं लिखा, इसको नकार देंगे रोहित सरदाना जी? अब मैं आता हूं रोहित सरदाना जी, आपने वहां पे सड़कों का बहुत जिक्र किया है। हमारे देश में एक संस्था है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसकी अगर सफलता की बात करें तो 60,000 किलोमीटर रोड्स बॉर्डर पे बनाई है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, और 1961 में पंडित नेहरू ने उसकी स्थापना की थी। सिर्फ एक रोड का जिक्र करना चाहूंगा। स्थितियां सारी वैसी ही हैं, जहां बांग्लादेश तोड़ने की बात हो तो इंदिरा गांधी ने खुद जाके आरी लेके काटा था, और 1962 की बात हो तो सेना हार गई थी जी, नेहरू जी नहीं हारे थे। तो ये वैसी स्थिति है कि कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा गप गप सब चीज को कर लेना। इसलिए इन बातों में नहीं जाना चाहिए कि किस चीज का क्रेडिट किसको जा रहा है, किसको नहीं जा रहा। जो सरकार जब रहती है वो उसका क्रेडिट लेती है और डिस्क्रेडिट भी उसी के खाते में जाएगा। इस बात को आप लोग कितना मर्जी नाना करते रहिए, आप नकार पाएंगे नहीं इस बात। जवाब ले लीजिएगा। जवाब तो ले रहा हूं इतनी देर से। जवाब ले लीजिए। हम 1962 में हम हारे, निश्चित रूप से पंडित नेहरू से लेकर के पूरा देश सब हारे। हाँ, पूरा देश हार गया सर। जीते, पूरा देश जीता, इंदिरा गांधी जी भी जीती, देश का सेना भी जीती। नहीं सर, 1962 में हारे तो नेहरू जी के साथ पूरा देश हार गया सर। लेकिन जब आप 2020 में बोले कि समर्पण कर दिया, तो राहुल गांधी ने केवल मोदी ने समर्पण किया कहा है, देश ने समर्पण किया नहीं कहा। इसको देश का समर्पण मत कहिए, यही आप लोग कह रहे थे परसों तक बैठ के यहां पर। बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, देश की अगर आप नेहरू की, पंडित नेहरू की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं तो हिम्मत जुटाइए रोहित सरदाना जी, हिम्मत होनी चाहिए शब्दों से ही खेलना, पूछने के लिए कि 20 जवान शहीद कैसे तो सर, ये सवाल पूछने के लिए शब्दों से खेलने में तो सर किस तरह से चीन हमारी सीमा में घुसा, ये सवाल पूछने के लिए कि फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक कैसे चीन का कब्जा हो गया, ये सवाल पूछना चाहिए आपको। ये सवाल आपको पूछना चाहिए। हम तो पूछ ही नहीं रहे, आपके मन में आता है आप ही पूछते हैं, हम तो पूछ ही नहीं रहे सर। हम कहां पूछ रहे हैं? जवाब दिलवाइए। नहीं, आपको अगर इतना शौक है ना सर, तो एक काम कर लीजिए, आज तक में अप्लाई कर दीजिए, यहां के लिए रख लेंगे, मेरी जगह बैठ के पूछ लिया कीजिएगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी अगर ये लोग आपको रख लें और यहां से आप पूछें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सर मुझे ये नहीं बताएंगे कि मैं क्या पूछूंगा क्या नहीं पूछूंगा। प्लीज सर, थैंक यू। उसको कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं है, मैं कांग्रेस में भी नौकरी नहीं करता हूं, बेबाक अपनी तरीके से बात करता हूं। सुनिए, नौकरी करने की प्लीज सर, मैं आपको नौकरी दे भी नहीं रहा हूं, मैं केवल ये कह रहा हूं, मुझे ये मत बताइए कि मुझे क्या पूछना है। मुझे जो पूछना है मैं पूछ रहा हूं सर। मैंने आपसे भी पूछा, आपने अपनी ही सरकार के अधिकारियों, सेनाध्यक्षों सबको झूठा बता दिया 1 मिनट के अंदर राजीव जी। तो मुझे पता लग गया उसके बाद कि आगे के सवाल का क्या तात्पर्य है और उसका क्या जवाब मिलने वाला है। अजय आलोक, आप बात उठाए बहुत देर से। ठीक, राजीव जी एक सेकंड, संबित जी अभी जवाब लूंगा, उसके पहले अजय आलोक वेट कर रहे हैं और अनुराग वेट कर रहे हैं। अजय आलोक बोलिए। अच्छा, जवाब लीजिए। अजय आलोक बोलिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं राजीव जी को कि 1962 का युद्ध भारत हारा था, लेकिन नेहरू जी की गलतियों से, और ये वॉर वेटरन्स ही कहते हैं। हमारे एयरफोर्स चीफ का बयान सुनिए, और ये सुनना जरूरी है, आपके दर्शकों को भी जानना जरूरी है कि उस वक्त के तत्कालीन एयरफोर्स चीफ डेंजिल केलर का ये बयान है। सुनिए जरा। त्यागी जी वो आपके बीच में बोले नहीं, वो सुनते रहे, केवल उंगली उठा के सुनते रहे। 1965 का जिक्र क्यों नहीं करते हो? 1971 का जिक्र क्यों नहीं करते हो? त्यागी जी वो केवल आपकी बात सुनते रहे, इंतजार करते रहे कि आप चुप होंगे तो वो बोल पाएंगे।
even have woolen clothing when we were pushed into the hills. Aircraft was not allowed to operate. मैं चुप हूँ, मैं चुप We हूँ। could have taken on China. आपके लिए सुनवा रहे हैं वो कुछ, सुन लीजिए उसको। So he messed up the whole thing. ये आवाज कैसी आ रही है? And we paid a heavy ये price आवाज for it. कैसी आ रही है? But we learned from those things. If we hadn't have that, अजय आलोक, show it. If it was in the armed forces' hand, it would have been shown. But because it is highly political, that war was lost by Mr. Nehru. Started and lost. He relied on diplomacy and neglected the armed forces. Can you imagine? We didn't even have woolen clothing when we were pushed into. अजय जी, Aircraft was not allowed इस to तरीके operate. से समझ पाएंगे नहीं दर्शक। बेहतर होगा आप खुद बता दें क्या सुनाना चाह रहे थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि वो पॉलिटिकल डिप्लोमेसी की जगह ये वॉर लड़ना चाहते थे। आर्मी को वुलन कपड़े तक नहीं दिए गए थे। एयरफोर्स वाज नॉट अलाउड टू ऑपरेट एंड स्ट्राइक। ये किस तरह का वॉर हम 62 में लड़ रहे थे और किस तरह का नेतृत्व था? अगर ऐसी बात पे अगर अटल बिहारी वाजपेयी सवाल उठाते हैं तो क्या गलत करते हैं? आज अगर हमारा चाइना से युद्ध होता है, मोदी जी कहते हैं कि एयरफोर्स नहीं अटैक करेगी, तो क्या मोदी जी को इतिहास माफ करेगा? इसीलिए हम कहते हैं कि नेहरू जी को इतिहास माफ नहीं करेगा। ये कहते हैं नेहरू के साथ देश हार गया था। लेकिन अजय जी, नहीं, नेहरू जी की गलतियों के कारण हम भारत का युद्ध हारे मसला थे। अब मानिए इससे इस बात आगे को। आ गया है और मसला ये हो गया सर कि नेहरू जी की गलतियां अगर आपने इतनी नोट कर रखी हैं तो उनसे कोई सीख ली आपने? और अगर ली तो फिर ये गलवान में, पेंगोंग सो में चीन कैसे घुस के आके खड़ा हो गया? मैं इसका जवाब देता हूं। मैं इसका जवाब देता हूं। मैं जवाब देता हूं। एक बात सुन लीजिए, कोई चीन घुसा नहीं है, एक इंच भी हमारी धरती पे चीन नहीं घुसा है। उनकी गलतियों से सीख लेके ही आज हमारा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत हुआ है कि चीन को हम जवाब दे पा रहे हैं। नहीं तो पहले तो नीति थी, चीन घुस गया है, लड़ाई नहीं करना है, ले जाओ। ठीक, चीन घुस गया है, लड़ाई नहीं करना है, ले जाओ। यही करते करते 43,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन हमने गंवा दी। अब आप कह रहे हैं कि अभी नहीं सीखे तो कब सीखेंगे? अनुराग, मुझे लगता है, हाँ, मुझे लगता है इतनी सारी बातें करने के बाद आपने देखा होगा कि अभी जो सिचुएशन है बॉर्डर पे, LAC पे, उसके बारे में चर्चा कोई नहीं कर रहा है। उससे भागना चाह रहे हैं सब लोग। 1962 के ऊपर थोप के 66 पे, 93 पे, जहाँ जहाँ डाल दो, बट आज की सीनियरों पे बात मत करो। मैं बोलना चाहता हूँ कहीं ना कहीं जो हमारी विदेश नीति है, कूटनीति फैल हुई ना, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये विदेश नीति पता कैसे करती है? जब दो बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलते हैं तो ऐसा लगता है इसे निजीकरण मिल रहे हो, ये मेरी व्यक्तिगत दोस्ती हो रही हो। ये बहुत गंभीरता का विषय होता है, बहुत बारीकी का विषय होता है। आपको बहुत बारीकी से एक देश दूसरी देश से दोस्ती कर रहा होता है। आप ऐसा शो करते हैं जैसे मेरी व्यक्तिगत दोस्ती हो रही है, वाह वाह वाह, हम मिल गए, हमारे मित्र हो गए। मित्र अगर हो गए तो फिर ऐसा धोखा क्यों हुआ हमारे साथ जो हुआ? अगर मित्र हो गए होते तो इतना बड़ा धोखा तो नहीं होता। वो आपने तो सब कुछ किया, उनको बुलाया भी, लुंगी भी पहनाई, झूला भी झुलवाया, गप्पे सप्पे भी हुई, गोलगप्पे भी हुए, हप्पी झप्पी भी, उसके बाद उन्होंने मुझे धोखा दिया ना। तो ये हमें धोखा दिया क्यों दिया? ये भारतीय जनता पार्टी को चिंता करने का, समय खत्म हो गया। संबित पात्रा, केवल 20 सेकंड है मेरे पास। आखिरी सवाल ये पूछो, फलाने ने क्या किया था, ढिकाने ने क्या किया था, अपनी आखिरी सवाल पूछ रहा हूं। आप इतिहास, केवल आखिरी सवाल पूछ रहा हूं संबित पात्रा, समय खत्म हो गया है। केवल आखिरी सवाल। अब इतिहास के सवाल उठाकर भविष्य की राह बनेगी क्या कि तब ऐसा नहीं हुआ था, तब वैसा नहीं हुआ था? आज क्या हो रहा? जवाब दी तो इस बात की है ना संबित जी? उन्होंने गड़बड़ी की थी तो आपको सरकार मिली। ओके सर, गलतियां कर रहे हो जो गलतियां। ओके, आज मुलायम सिंह भारत फार्मूला की उनको जमीन आपने पर बता किसी दिया। प्रकार की कब्जा नहीं हुआ है किसी का। भारत के हमारे जवान अड़े हुए हैं। चाइना अपने साइड में जो एस्केलेशन कर रहा है, बिल्डअप कर रहा है, उसको भी पीछे ढकेलेंगे। और अभी जो कहा जा रहा था, ये व्यक्तिगत रूप से जो मिलते हैं, एकदम ऐसा लगता है जैसे आपस में मित्र है, ये उचित नहीं है। आप जो है वो फोटो दिखाइए, नेहरू जी कैसे व्यक्तिगत रूप से एडविना माउंटबेटन से मिल रहे थे। माफी चाहते हुए संबित जी, आपकी भी बात पूरी नहीं ले पाऊंगा, राजीव जी का सवाल भी नहीं ले पाऊंगा, माफी चाहते हुए। ये बहस लगातार हो रही है, पिछले 1-1.5 महीने से आप देख रहे हैं, तू मैं तक पहुंच रही है बहस। लेकिन सवाल जब देश का हो तो क्या राजनीतिक पार्टियों को निजी हित किनारे करके देश हित को आगे नहीं रखना चाहिए? इस चीज पर आप सोचिएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जो सवाल हमने पूछा था उसका जवाब जनता क्या देगी बताएंगे। देखते रहिए आज तक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमने आपसे सवाल पूछा था, क्या विपक्ष का मतलब सिर्फ नेहरू गांधी परिवार है? जो लोगों के जवाब हमारे पास आए, उनके मुताबिक 73% लोगों ने कहा हां और 27% लोगों ने कहा नहीं। दंगल में आज के लिए इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, ठीक 6 बजे हल्ला बोल होगा अंजना के साथ। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर,
एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।